हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हेरिडिटी के बारे में, इवोल्यूशन के बारे में, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक आपने डिस्कस कर ली हैं, जिससे अब आप समझते हैं कि आनुवांशिकता क्या होती है, हेरिडिटी क्या होती है, ट्रेट्स क्या होते हैं, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, और कैसे ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहे हैं, क्या क्या लॉ इसके हैं, इसके बारे में आपने अभी तक डिस्कस कर लिया है। तो आपने मेंडल्स के लॉ पढ़ लिए हैं। थर्ड लॉ आप डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर। अभी तक हमारे पास मेंडल के कितने लॉ आए हैं? यहाँ पे 3 लॉ आए हैं। तीनों लॉ को हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, जहाँ पे आपने थर्ड जो लॉ है उसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस को आपने देखा है, और आपने यहाँ पर ये भी देखा कि यहाँ पर 16 जो रिजल्ट हैं वो आते हैं, और उसमें आपको बोला गया था कि आपको रेशियो देखना है, किस प्रकार से यहाँ पे रेशियो आता है। एक बार रिवाइज कर लेंगे यहाँ पर जो मेंडल्स के लॉ हैं अभी तक जो हमने डिस्कस किए हैं, उसके बाद हम थर्ड लॉ की बात यहाँ पर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट हम कर चुके हैं, कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं वो हम कर चुके हैं। ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं जिनकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया था। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं और आप यहाँ पे रिवाइज कर रहे होंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने डिस्कस किए थे जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, तो यहीं से हमने स्टार्ट किया था। हमने समझा था कि डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जीन क्या होता है, एलील क्या होते हैं, जीन लोकस क्या होते हैं, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस टर्म क्या हमें बताते हैं। इसी के साथ हमारे पास और टर्म्स आते हैं जैसे डोमिनेंट है, रिसेसिव है, जीनोटाइप है, फिनोटाइप है, मोनोहाइब्रिड है, डाईहाइब्रिड है। अब ये ऐसे टर्म हैं आपके जो आपको समझने होंगे, आप समझेंगे तो आपको चीजें इजीली यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कुछ टर्म्स, यहाँ पे जो भी हमारे पास टर्म्स आए हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा प्रीवियस जो हमारा टॉपिक है जिसमें हमने ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में बात की है, हमने कहा ये आनुवांशिकता के पिता हैं, आनुवांशिकी के पिता हैं, क्योंकि इन्होंने ही बताया कि आनुवांशिकता जो है, एक्चुअली में इन्होंने कहा कि ट्रेड्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं तो कैसे पास होते हैं। हमने कहा कि हमारे पास दो मेन चीज़ें आई थी कि जब हमने कहा कि हमारे पास हमारे माता पिता का जेनेटिक मटेरियल होता है, तो हम उन जैसे 100% क्यों नहीं दिखते हैं। हम कुछ कुछ उन जैसे दिखते हैं लेकिन 100% नहीं दिखते हैं। हमने कहा कुछ कुछ क्यों दिखते हैं, क्योंकि कैरेक्टर उन्हीं से ट्रांसफर हो रहे हैं। हमने कहा 100% उनके जैसे क्यों नहीं दिखते हैं, क्योंकि हमने कहा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, एक नहीं है। क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पे जो जनक होते हैं, हमारे माता और पिता दोनों के जो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है वो पास ऑन होता है आगे। तो यही रीजन है कि आपने कहा 100% कोई एक जो जनक है, कोई एक जो पेरेंट है उसके कैरेक्टर नहीं आ सकते, ये मिक्स होता है। तो जब भी हमने कहा डिफरेंट सोर्स होते हैं इन्फॉर्मेशन के, और जब भी वो मिलते हैं तो एक नया कॉम्बिनेशन भी बनता है। तो आपने कहा सारी चीजें होंगी, कैरेक्टर पास भी हो रहे हैं लेकिन सारे के सारे 100% कैरेक्टर पास नहीं होंगे। 100% आप अपने पेरेंट जैसे नहीं दिख सकते हैं। और आपने कहा नए कॉम्बिनेशन भी बनेंगे, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ यही चला आ रहा है कि मदर के और फादर के जो कैरेक्टर हैं वही आप में आ रहे हैं। आपने कहा आप में नए कैरेक्टर भी इवॉल्व होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, न्यू कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसी बेसिस पे आपने यहाँ पे 3 लॉ डिस्कस किए हैं, और वो 3 लॉ हैं। सबसे पहले आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसे आपने कहा था प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि हमने बात की थी पृथक्करण के नियम के बारे में। पृथक्करण का नियम। आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है।
आपने प्रभाविता के नियम में क्या चीजें पढ़ी हैं? आपने कहा जब यहाँ पर सेम कैरेक्टर बट डिफरेंट ट्रेट्स वाले दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो यहाँ पर जो पहली पीढ़ी होती है, जो F1 जनरेशन होती है, उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट के जो कैरेक्टर हैं वो आपको दिखाई देते हैं, और जिस पेरेंट के कैरेक्टर आपको दिखाई देते हैं वो डोमिनेंट पेरेंट है। जिस पेरेंट के कैरेक्टर आपको पहली पीढ़ी में नहीं दिखाई देते हैं वो रिसेसिव पेरेंट होता है। डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी और रिसेसिव का मतलब होता है अप्रभावी। ठीक है, आपने कहा कि यहाँ पर ये जो नियम बताता है ये प्रभाविता के नियम को बताता है कि सिर्फ एक ही जनक प्रभावी है जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी खुद को दिखा पा रहा है। अब देखिए, आपको कुछ जो टर्म्स हैं वो हमने इसीलिए पहले डिस्कस किए थे, जैसे कि आपने डिस्कस किया था डोमिनेंट, जैसे कि आपने डिस्कस किया था रेसेसिव, जैसे कि आपने यहाँ पर डिस्कस किया था हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस। तो आपने कहा कि इस लॉ में हम क्या बात करें, हमने कहा जैसे कि हमने बात की है कैरेक्टर, जैसे हमने बात की है ट्रेट। तो आपको यहाँ पर इन वर्ड्स के बारे में, इन टर्म्स के बारे में समझना पड़ेगा, इसीलिए हमने सबसे पहले ये जो टर्म्स हैं ये डिस्कस किए थे, ये शब्द आपने डिस्कस किए थे। तो हमने कहा कि हमने क्या बोला है कि जब सेम कैरेक्टर, कैरेक्टर एक ही है लेकिन डिफरेंट ट्रेट, ट्रेट का मतलब होता है उस गुण के जो अलग अलग रूप हैं उनको लेकर के हमने यहाँ पे क्रॉस किया था। तो कैरेक्टर था हाइट और ट्रेट थे टॉल हाइट एंड ड्वार्फ हाइट। ठीक है, जब इनके बीच में क्रॉस कराया गया, क्रॉस का मतलब होता है कि जब इनके बीच में क्या कराया गया है, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, तब इनमें क्या बने होंगे, बीज बने होंगे। ये बीज क्या है, आपने कहा पहली पीढ़ी है, लेकिन इन पहली पीढ़ी के कैरेक्टर हमें कैसे पता चलेंगे, जब इन बीजों को बोया जाएगा। तो जब पहली पीढ़ी के जो बीज हैं उन्हें बोया गया और जब उनकी हाइट देखी गई, जब वो बड़े हुए और उनकी हाइट देखी गई, तो आपने कहा सारे पौधे कैसे थे, लंबे थे। इट मीन्स कि हमने कहा सिर्फ एक ही जो पेरेंट है, जो टॉल कैरेक्टर है, टॉल कैरेक्टर ही खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। जो टॉल पेरेंट था वहां पे वही सिर्फ अपने गुण को एक्सप्रेस कर रहा है, चाहे कंडीशन कैपिटल टी हो, चाहे कंडीशन कैपिटल टी स्मॉल टी हो, दोनों कंडीशन में टॉल कैरेक्टर यहाँ पर आ रहा था। और आपने कहा सारे प्लांट कैसे थे, टॉल थे। इट मीन्स कि हमने कहा कि जो पेरेंट होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस कर रहा है वही डोमिनेंट होगा, वही प्रभावी होगा यहाँ पे। और जो पेरेंट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, दैट इज स्मॉल टी, जो कि ड्वार्फ कैरेक्टर है, यहाँ ड्वार्फ ट्रेट है जो यहाँ पे आपने कहा ये अपने गुण को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, अप्रभावी कहेंगे। अब इसका आंसर हमने आगे भी देखा था कि क्या होगा, फिर इस रेसेसिव पेरेंट का क्या हुआ, इस रेसेसिव कैरेक्टर का क्या हुआ। कैरेक्टर नहीं कहेंगे, रेसेसिव ट्रेट कहेंगे यहाँ पर। जब भी मैं यहाँ पे इनके लिए कैरेक्टर यूज कर रही हूँ, जैसे डोमिनेंट कैरेक्टर या रेसेसिव कैरेक्टर, तो कैरेक्टर नहीं होगा, एक्चुअली में ट्रेट होगा, क्योंकि कैरेक्टर तो आपने कहा हाइट है, तो हमने कहा कि डोमिनेंट ट्रेट यहाँ पर होगा। तो हमने कहा ये जो रेसेसिव ट्रेट है इसका क्या हुआ आगे, तो इसके लिए क्या कराया गया था, फिर F1 जनरेशन में सेल्फ क्रॉस कराया गया था। सेल्फ क्रॉस का मतलब समझते हैं कि जो बीज F1 जनरेशन में बने थे, जो बीज F1 जनरेशन में बने थे उन्हें बोया गया और वो इस प्रकार से टॉल निकले। ये सारे क्या हैं, वो F1 जनरेशन के बीज हैं। अब हमने कहा इन्हीं के बीच में क्या करा दी गई, पॉलिनेशन करा दी गई है। ठीक है, इनका जेनेटिक मटेरियल सेम है, इनके जेनेटिक मटेरियल में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। सेम कैसे है, हमने कहा क्योंकि सारे F1 जनरेशन के हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि इनका जेनेटिक मटेरियल सेम है तो इनको हम क्या कहते हैं, सेल्फ क्रॉस, स्व परागण, जैसे आपने समझा था तो वैसे ही क्या है, सेल्फ क्रॉस भी है। सेल्फ क्रॉस में हमने कहा कि जब F1 जनरेशन के बीच में यहाँ पे क्रॉस कराया गया तब हमें रेशियो मिला था, दो टाइप के रेशियो मिले थे। एक तो हमने बात की थी, चलिए लॉ में ही चल लेते हैं आगे, हमारे पास स्पेस भी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास, तो हमारे पास रेशियो कौन से आए थे, दो रेशियो आए थे। एक तो है 1:2:1 और एक है 3:1। हमने कहा एक है जीनोटिपिक रेशियो और एक है फिनोटिपिक रेशियो। तो ये हमारा आता है फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब होता है जो आपको सामने जैसा दिख रहा है, आप जैसा उसे देख पा रहे हैं। तो हमने कहा जब देखा गया तो चारों क्या थे, ये चारों लंबे थे। ठीक है, तो फिजिकल अपीयरेंस
ये कब की बात है, F1 जनरेशन की बात। अगर F1 जनरेशन में देखें तो हमने कहा फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे हमने F1 जनरेशन में चारों लंबे थे, लेकिन जब F2 जनरेशन में देखा गया, ये तो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में सारे लंबे थे, लेकिन जब F2 जनरेशन में देखा गया, समझ रहे F2 जनरेशन कैसे हुई, F1 जनरेशन में जो बीज बने थे जब आपने उन्हें बोया और जब उनकी हाइट देखी गई तो सारे लंबे थे। इसका मतलब एक ही पेरेंट अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। अब आपने कहा इन्हीं पौधों के बीच में सेल्फ क्रॉस कराया गया। सेल्फ क्रॉस का मतलब होता है कि इनके बीच में पॉलिनेशन कराई गई है, पॉलिनेशन कराने के बाद इनमें बीज बने हैं। इन बीजों को जब बोया गया है तो ये जो दोबारा बीज बने हैं, F1 जनरेशन के पौधों में जब बीज बने हैं, एक तो हमारे पास पेरेंट आते हैं, बनाते हैं, एक तो हमारे पास ये है पेरेंट, ये है टॉल प्लांट और ये है ड्वार्फ प्लांट। जब इनका क्रॉस कराया गया तो चार पौधे हमें मिले, चारों लंबे थे, ठीक है, चारों कैसे थे, लंबे थे। इसका मतलब ये क्या है, एक ही पेरेंट खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, वो कौन सा पौधा था, लंबा था। अब हमने क्या किया, इनके क्रॉस कराने का मतलब है इनके बीच में पॉलिनेशन हुई, फर्टिलाइजेशन हुई, इनके बीज बने, इनके बीजों को जब बोया गया तो हमें इस प्रकार से मिले। अब इनमें सेल्फ क्रॉस कराई गई तो इनमें पॉलिनेशन हुआ, इनमें फर्टिलाइजेशन हुई, इनमें बीज बने, इनके बीजों को जब बोया गया तो ये रिजल्ट हमारे पास आया है। जब इनके बीजों को बोया गया तो बेसिकली हमें हाइट देखनी है तो हमें पहले बीजों को बोना पड़ेगा, फिर जब बीजों में अंकुरण होगा, पौधे बड़े हो जाएंगे, तब हम उन्हें ऑब्जर्व कर सकेंगे कि हाइट क्या है इनकी, क्योंकि जब वो फुली मेच्योर हो जाएंगे तभी आप इनकी जो हाइट है वो देख पाएंगे। तो जब हम इनके हाइट को देखते हैं तो हमारे पास क्या रेशियो आता है, ये रेशियो आता है। तो हमने कहा कि देखने पे, अगर हम मैं आपको बोलूं कि देखने पे आपको क्या लग रहा है, आपने कहा देखने पे ऐसे लग रहा है कि 3 पौधे लंबे हैं और एक पौधा क्या है, बौना है। तो हो गया 3:1, हुआ है 3:1। इसे हम क्या कहते हैं, फिनोटिपिक रेशियो कहते हैं, जो फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे होता है। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो 3 पौधे हैं ये तो लंबे हैं और ये कैसा है, छोटा है, ठीक। लेकिन हमने कहा कि अब हम इनके जीन्स की स्थिति देखते हैं, जीन्स में इनकी एलील की स्थिति देखते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं यहाँ पे, जीनोटिपिक रेशियो कहते हैं, जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो का मतलब होता है कि 3 टॉल हैं, लेकिन कैसे टॉल हैं, ये प्योर टॉल हैं या हाइब्रिड टॉल हैं। हाइब्रिड का मतलब समझते हैं, होमोजाइगस कंडीशन का मतलब होता है प्योर, हेटेरोजाइगस कंडीशन का मतलब होता है हाइब्रिड। होमोजाइगस का मतलब कि दोनों जो एलील हैं, होमोजाइगस का मतलब ध्यान से देखिए, फिर से हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। होमोजाइगस का मतलब होता है कि जब दोनों एलील, किसी जीन के क्या होते हैं, एलील होते हैं, किसी जीन के जब दोनों एलील सेम ट्रेट को कोड कर रहे हैं। सेम ट्रेट को कोड करने का मतलब होता है, जैसे कैपिटल टी ये भी लंबाई के लिए, ये भी लंबाई के लिए, जैसे स्मॉल टी ये भी बौनेपन के लिए, ये भी बौनेपन के लिए। तो ये तो होता है होमोजाइगस। होमो का मतलब होता है सेम, जाइगस यानी कि जो सेम जोड़ा होता है, जब दोनों एलील सेम ट्रेट को कोड करते हैं तो होमोजाइगस है। लेकिन जब हमने कहा कि डिफरेंट एलील डिफरेंट कैरेक्टर के लिए डिफरेंट ट्रेट को कोड करते हैं, कैरेक्टर नहीं होगा, ट्रेट होगा। जैसे कैपिटल टी तो लंबाई के लिए है और स्मॉल टी कैसे है, अपने का बौनेपन के लिए। जब क्रॉस हमने किया है, जब हमने चेकर बोर्ड बनाया है, यहाँ पे चेकर बोर्ड आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा, ठीक है विजिबल है। जब हमने क्रॉस किया तो हमने कहा इसका क्रॉस इससे किया, इसका क्रॉस इससे किया, फिर इसका क्रॉस इससे किया, फिर इसका क्रॉस इससे किया। जब हमने क्रॉस किया तो हमने क्या पाया, हमने पाया कि यहाँ पर हमें कैसे मिले हैं ये जो 4 पौधे हैं। अगर हम इनकी एलील की स्थिति देखें तो एक तो हमारे पास कैपिटल टी है, इट मीन्स कि ये प्योर टॉल है, तो हमने कहा ठीक है एक लिख लेते हैं। ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी है। आपने कहा ये क्या है, टॉल तो है लेकिन हाइब्रिड टॉल है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लिखा है। फिर इसको देखा गया तो ये क्या है, प्योर ड्वार्फ है, क्योंकि होमोजाइगस है तो 1 लिखा है। तो इसीलिए इसे हमने क्या बोला है, इसीलिए इसे हमने यहाँ पर जीनोटिपिक रेशियो कहा है। तो आपसे यही पूछा जाता है कि जो फर्स्ट लॉ है उसके जीनोटिपिक और फेनोटिपिक रेशियो को आप लोग बताइए। तो क्लियर है, यहाँ पे इतना क्लियर है, ये आपका एक्सप्लेनेशन था। इसके हमने कहा कि हमारे पास 2 एक्सेप्शन आते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपने 4 o'clock प्लांट या मिराबिलिस जेरापा का एग्जाम्पल देखा था, और को डोमिनेंस में आपने कहा कि यहाँ पे काउ का आपने एग्जाम्पल देखा था या ब्लड ग्रुप का आपने एग्जाम्पल देखा था। अपवाद का मतलब होता है कि ये दोनों, इन दोनों कंडीशन में यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने कहा कि कोई भी एक जनक फुली खुद को एक्सप्रेस नहीं करता है, फुली 100% डोमिनेंट नहीं होता है, पार्शियल डोमिनेंट होता है।
यानी कि बीच की कंडीशन आएगी, लेकिन फुली डोमिनेंट नहीं होगा। और को डोमिनेंट का मतलब होता है कि दोनों जो पेरेंट होते हैं वो 50-50% खुद को एक्सप्रेस करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एक जना खुद को डोमिनेंट तो कर रहा है लेकिन फुली नहीं कर पा रहा है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में 50% ही खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है, फुली डोमिनेंट नहीं कर पा रहा है। इट मीन्स कि डोमिनेटिंग पेरेंट तो है लेकिन फुली नहीं है, जैसे हमने कहाँ पे देखा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखा था। को डोमिनेंस में हमने कहा ना तो कोई डोमिनेंट है ना ही कोई रिसेसिव है, दोनों इक्वली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, 50-50% यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और वो जो आपको कैरेक्टर दिख रहे हैं वो दोनों के दिख रहे हैं, जो ट्रेट आपको दिख रहे हैं वो दोनों के ट्रेट दिख रहे हैं। तो दोनों में आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने कहा कि क्या होगा यहाँ पे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि जो यहाँ पे एलील होते हैं, जीन्स के जो एलील होते हैं वो सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने कहा क्रोमोसोम हमेशा कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, क्रोमोसोम पेयर में होंगे तो एलील भी पेयर में होंगे। देखिए हमने क्या बात की, हमने कहा क्रोमोसोम जैसे कि ये है पेयर में होते हैं, ये है क्रोमोसोम, ठीक है, ये क्रोमोसोम है। और ऐसे हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि ये जोड़े में होते हैं तो इसीलिए हम इसे 23 जोड़े क्रोमोसोम कहते हैं। तो हमेशा जो जीन्स होते हैं वो कहाँ पे होंगे, जीन लोकस पे होंगे। जैसे एक जीन ये है तो इसका एक एलील यहाँ पर है तो दूसरा एलील भी यहाँ पर ही होगा, क्योंकि हमने कहा जीन्स भी हमेशा पेयर में होते हैं, ठीक है। तो हमने कहा ये कैपिटल टी है तो ये भी कैपिटल टी है, ठीक है। या अगर स्मॉल टी होगा तो यहीं पे होगा, यानी कि हाइट के लिए जो एलील यहाँ पर हैं वो सेम लोकस पर होंगे। अब हमने कहा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि जब यहाँ पर डिवीजन होता है, जब यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, गैमेट भी क्या एक प्रकार की सेल है, जब यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होता है तो इन्हें सेग्रीगेट होना पड़ता है, इस प्रकार से ये सेग्रीगेट हो जाते हैं। यानी कि जो यहाँ पे एलील हैं वो क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, जो कि नेसेसरी है। अगर सेग्रीगेशन नहीं होता है तो एबनॉर्मल कंडीशन यहाँ पर देखी जाती है, ठीक है। तो हमने कहा जब ये सेग्रीगेट होते हैं तो ये क्या होते हैं, अलग अलग गैमीट में चले जाते हैं, और इसीलिए हमने कहा गैमीट में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो कैसे होता है, हाफ होता है, फुल नहीं होता। जैसे यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही कैपिटल टी दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको एक ही कैपिटल टी दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक ही स्मॉल टी दिख रहा है, इसीलिए आपने कहा कि यहाँ पे फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और यहाँ पे क्या है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ये हमारा आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लास्ट लॉ की अगर हम बात करें जिसमें आपने डाइहाइब्रिड क्रॉस देखा था, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का सिंपल सा मतलब ये है कि आपने कहा, अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पे लॉ को तो आपने कहा मैंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट दैट द एलील ऑफ टू और मोर डिफरेंट जीन्स गेट्स sorted into gametes independently of one another. In other words, the allele of gamete received for one gene does not influence the allele received for another gene. सिंपल सा मतलब है कि जब यहाँ पर क्या हुआ, आपने कहा कि डाइहाइब्रिड क्रॉस को लिया गया है, ठीक है, सीड कलर और सीड के शेप को लिया गया है। जब इनके बीच में क्रॉस कराया गया तो आपने कहा जो डोमिनेट कैरेक्टर्स थे, ये डोमिनेंट जो ट्रेट थे वो यहाँ पर देखें, जो कि हमने कहा येलो कलर है सीड का और शेप है राउंड, ठीक है। कलर में दो हैं, येलो एंड ग्रीन है, शेप में आपने कहा राउंड एंड रिंगल दो हैं। डोमिनेटिंग अगर हम यहाँ पे ट्रेट देखें या डोमिनेंट ट्रेट देखें हम, तो हमने कहा येलो कलर क्या है, डोमिनेंट है, और राउंड जो शेप है वो क्या है, डोमिनेंट है। अब जब इनको देखा गया तो ये F1 जनरेशन है। अब आपने कहा आपको रिसेसिव ट्रेट को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, F2 जनरेशन को देखना पड़ेगा, जिसमें आपने सेल्फ क्रॉस कराना पड़ेगा। तो सेल्फ क्रॉस जब आपने कराई तो आपको 4 ट्रेट यहाँ पर मिले और 4 ट्रेट यहाँ पर मिले। अब हमने यहाँ पे क्रॉस कराया था और आपके पास चेकर बोर्ड आया है जिसमें आपने देखे हैं, यहाँ पे आपके पास 16 जो यहाँ पे संतति आई है वो आपने यहाँ पर नोट की थी। एक बार जल्दी से इस टेबल को आप लोग रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे रेशियो की बात करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आपने देखा होगा और आपने यहाँ पे एनालाइज किया होगा कि आपने यहाँ पे क्या किया है, क्रॉस कर किया है और एक चेकर बोर्ड यहाँ पे बनाया है। अब क्वेश्चन ये आता है, आपने ये देखना है कि रेशियो, तो हमने बात की थी कि रेशियो क्या आएगा। यहाँ पे मैं रेशियो आपको बता देती हूँ, 9:3:3:1, यह है रेशियो। हमने ये देखना है कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन
कितने हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि वो सेम कैरेक्टर जो पेरेंट्स के थे वो कितने आए हैं, और यहाँ पे नए कॉम्बिनेशन बने हैं या नहीं बने हैं तो कौन कौन से बने हैं, तो एक बार आप लोग घर से ये करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।